अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की बहुत ही खौफनाक कहानी मुझे भेजी है इंडिया अजमेर शरीफ राजस्थान से मोहम्मद आसिम ने। मोहम्मद आसिम कहते हैं ये कहानी उस वक्त की है जब हम छोटे छोटे थे और अपने गांव की छोटी सी मस्जिद के अंदर कुरान मजीद पढ़ने के लिए जाते थे। हमारे उस्ताद मोहतरम जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बुज़ुर्ग हस्ती थे, काफ़ी लंबी उम्र पाई, लेकिन अब इस दुनिया से जा चुके हैं। अब तो हम खुद बुज़ुर्ग हो चुके हैं। उनका नाम था सैयद अकबर अली। वो बहुत ही मुत्तकी, परहेज़गार, इबादत गुज़ार, लोगों के काम आने वाले, लोगों का ख्याल रखने वाले, वो एक छोटी सी मस्जिद ही थी जहाँ उन्होंने इमामत शुरू कराई थी। बहुत नौजवान थे जब वो आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक मदरसा बन गया था। लोगों ने उसमें बहुत हिस्सा लिया। वहाँ पे दूर दराज से बच्चे पढ़ने के लिए आते, उनके लिए बाकायदा कमरे वगैरह बन गए थे, उनके रिहाइश का भी एहतमाम किया गया था। छोटा सा शहर था ये, तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आके पढ़ते रहते और वहीं पे खाते पीते। उनका मिजाज बहुत ही नर्म मिजाज था। आहिस्ता आहिस्ता बोलते, धीमा धीमा लहजा बात करते तो ऐसे लगता कि लफ्ज़ों से फूल झड़ते हैं। ये उनका रियल नाम है मोहम्मद आसिम, जिन्होंने कहानी भेजी, और उस्ताद जी का नाम भी सैयद अकबर अली रियल है। आगे जो नाम उन्होंने लिखे हैं वो उन्हीं की ख्वाहिश पे मैं चेंज नहीं करने जा रहा। वो कहते हैं हमें याद है कि हम वहीं पे ही रहते थे। पढ़ना, नाश्ता, खाना पीना सारा वहीं पे, और रात को वहीं पे सो जाना। 20 दिन बाद, महीने बाद हम अपने अपने घरों को जाते छुट्टियों पे, और उसके बाद फिर हम वापस आ जाते और वहीं पे ही रहते। कुछ अरसे के बाद वहाँ पे जो बड़े लड़के उसी छोटे से शहर के थे वो भी पढ़ने के लिए आते थे, नमाज पढ़ते थे, वहीं पे वो कुरान पढ़ते थे और चले जाते थे। रिहाइश का एहतमाम जो था वो तकरीबन बच्चों के लिए ही था। उनकी देखभाल के लिए भी इस तरह के लोग मौजूद थे जो उनकी बहुत ज़्यादा खाना पीना देखभाल करते। बहुत अच्छा सिस्टम था। वो कहते हैं कि एक दफ़ा हम छोटे थे, हमने देखा कुछ नौजवान लड़के मदरसे में दाखिल हुए। आगे उस्ताद साहब थे और पीछे पीछे उन लड़कों ने, 4 लड़कों ने एक लड़के को उठाया हुआ था। उसके कपड़े बहुत पुराने से, मैले से थे, और 2 लड़कों ने उसको टांगों से पकड़ा हुआ था और 2 ने उसको बाजों से पकड़ा हुआ था। वो उसको उठाकर उसी हुजरे में ले गए जो मस्जिद के साथ मुल्हिक का वो मुजरा था, जहाँ पे उस्ताद मोहतरम रिहाइश पजीर थे, नमाज पढ़ते, रात को इबादत करते, वहीं पे ही सोते पीते थे। वो 4 लड़के उस नौजवान को, जिसकी हम शक्ल तो देख सके लेकिन सही तरीके याद नहीं थी, झलक उसकी ज़रूर नज़र आ गई थी। हम बच्चे खेल रहे थे, उस वक्त शाम का टाइम था, इसलिए जब वो लेके आए हमने भी उसको देख लिया कि उसको लेके जा रहे हैं। उस कमरे के अंदर चले गए और हमसे कहा गया कि तुम लोग अब खेलना बंद करो और जाओ, ऊपर चले जाओ। बच्चे थे, जिस तरह तजस्सुस होता है क्या हुआ है आज, जिस तरह अंदाज में किसी को उठा कर लाया जा रहा था, तो हमारे दिल में भी तजस्सुस पैदा हुआ कि हम भी देख सकें क्या है क्या नहीं। तो हम ऊपर तो चले गए, लेकिन तजस्सुस दिल में रहा। तो इतना अंदर कुछ शोरो गौर, इतना शोरो गुल पैदा हुआ कि उसकी आवाज़ें, एक चीखो पुकार ऊपर तक बाकायदा हमने सुनी थी। हम डर गए थे, क्योंकि उस मदरसे में कई इस तरह के वाक़यात पहले भी हुए थे और बाद में भी कई ऐसे वाक़यात हुए कि कुछ ऐसे लोगों को लाया जाता था जिनके अंदर जिन्नात की हाज़िरी होती थी। उस्ताद जी उन जिन्नात की हाज़िरी कराते। हम तब छोटे थे, हमें पता नहीं था, बाद में बहुत सारी बातों का पता लगा। लेकिन ये जो मामला था, ये माजरा था, ऐसा भयानक था, ऐसी चीखो पुकार हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। और एक नहीं 2 चीखो पुकार थी, कभी लड़के की आवाज़ आती और कभी लड़की की आवाज़ आती। हमारे सामने तो एक को लेके गए थे, शायद पीछे किसी लड़की को भी उठा के लेके गए होंगे, हमें तो भेज दिया गया था। लेकिन वो इतनी ज़ोरों शोर से चीखो पुकार थी कि ऊपर हमारे कमरों तक उसकी आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा उन्होंने अपना हुजरे का बंद कर लिया था।
क्या हुआ क्या नहीं हम तो नहीं जानते। वक्त गुज़रता रहा, उसके बाद हम बड़े होते गए, तालीम मुकम्मल कर ली, हम लोग अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन उस्ताद जी के साथ एक ऐसी मोहब्बत का रिश्ता पैदा हो चुका था कि जब भी टाइम मिलता हम उनसे मिलने के लिए जाते। जब हम छोटे थे कभी भी हमने उनकी टांगें या पाँव नहीं दबाए थे। जब हम बड़े हो गए थे तो हम ज़बरदस्ती बैठ के उनकी टांगों को दबाने या पाँव को दबाने की कोशिश करते, वो पीछे हटा लेते, लेकिन हम कहते हमें सुकून मिलता है। ऐसे वक्त गुजरता रहा, मैं भी बहुत नौजवान हो गया और हमारे उस्ताद मोहतरम अब बूढ़े होने लगे थे। और मुझे याद है मेरी शादी हो गई थी, मेरे बच्चे हो गए थे, और जब मैं अपने उस्ताद जी से आखिरी दफ़ा मिला था तो वो काफ़ी ज़ईफ़ नज़र आ रहे थे, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। हम भी बूढ़े की तरफ उस वक्त स्टार्ट हुए तो हुए नहीं थे। उस्ताद जी को बैठ के हमने टांगे दबाई, लेटे हुए थे। आज जब उनकी टांगे दबा रहे थे तो उन्होंने मना नहीं किया, जिससे लगा वो काफ़ी ज़ईफ़ हो गए हैं। काफ़ी देर बैठ के ऐसे गपशप होती रही तो उसके बाद बोले मुझे उठा के बिठाओ। मैंने उनको उठा के बिठाया, उन्होंने दीवार के साथ टेक लगा ली और बैठ गए। ये एक सर्दियों की शाम थी। मैं आज भी उनको याद था क्योंकि मैं गाहे बगाए उनके पास चक्कर लगाता रहता था और जानते थे ये उन शागिर्दों में से मेरा शागिर्द है जो जितना भी मसरूफ़ हो मेरे पास चक्कर ज़रूर लगाता है। पुरानी बहुत सारी बातें याद कर रहे थे, हम स्टूडेंट्स के नाम ले के याद कर रहे थे। उस्ताद जी वो स्टूडेंट्स याद है, वो याद है। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है पुरानी बातों को बहुत इंजॉय करता है। ऐसे बहुत सारी बातों को इंजॉय करते करते मेरे जहन में वो बात आ गई और मैंने कहा उस्ताद जी एक दफ़ा याद है एक लड़के को उठा के लाए थे, उसकी तो इतनी चीखें थी, हम सारे इतना बहुत डर गए थे, और एक लड़की की भी चीखों की आवाज़ें आई थी, हम तो बहुत खौफजदा हो गए थे, ऊपर भी हम बहुत डरे हुए थे। तो वो उस वाक़े को याद करते रहे और जैसे उनको वो वाक़या याद आया और बोले हाँ वो वाक़ई एक बहुत भयानक वाक़या था, वो बहुत खौफनाक हुआ था। तो मैंने कहा उस्ताद जी हम तो बड़े हो गए, अब तो डर नहीं लगता, आपकी शागिर्दी में बहुत कुछ सीख लिया, क्या आप बताएंगे वो वाक़या क्या था जो उस वक्त हुआ था। अब हम बड़े थे, वो भी बताने से कतरा नहीं रहे थे। तो उन्होंने वो वाक़या बताना शुरू किया। कहते हैं कि मैं शाम के टाइम वॉक के लिए अक्सर जाता था। मैं शाम के लिए उस शहर से निकल के वीराने की तरफ थोड़ा सा जाता, जहाँ पे शहर का शोर, इतना बड़ा शहर भी नहीं था, टाउन कह लें या छोटा सा शहर या गांव कह लें। तो मैं शोर गोल से निकल के शॉर्टकट रस्तों को अपनाते हुए ऐसी जगहों की तरफ जाता जहाँ लहलहाती फसलें होती या बंजर ज़मीनें होती, खामोशी होती, और मैं वहाँ पे एक वॉक करता और अंधेरा होने से पहले पहले मैं वापस आ जाता। इसी तरह एक दिन मैं वहाँ पे वॉक करने के लिए गया और वॉक करके जब मैं वापस आ रहा था तो मेरी निगाह एक दरख्त के पीछे एक ऐसे नौजवान पे पड़ी जो इस अंदाज में पड़ा था कि मुझे देख के ना सिर्फ मैं चौंक गया और बल्कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इस नौजवान के पास जाना चाहिए, अंदर से जैसे महसूस होता है। तो मैंने पहले वहीं खड़े होकर उसको आवाज़ दी जैसे कोई मदहोश है, गिरा पड़ा है, क्या है, क्योंकि वो मुंह के बल लेटा हुआ था। जैसे एक होता है ऊपर की तरफ लेटना, यानी आपका सीना मुंह ऊपर की तरफ हो आसमान की तरफ, और एक होता है ज़मीन की तरफ मुंह करके लेटना, आपका पेट आपका दिल जो है मुंह है ज़मीन की तरफ हो, उल्टे वो लेटा हुआ था। कहते हैं मैं चौंका, एक दो दफ़ा आवाज़ें दी तो पता नहीं क्यों मेरे दिल से आवाज़ आई मुझे पास जाना चाहिए, और मैं चलता हुआ उसके पास चला गया। और जब मैं उसके पास गया तो वो सांसें ले रहा था लेकिन उसका मुंह मेरी तरफ था। वो इस अंदाज में मुंह ज़मीन पे टच उसका था कि उसका मैंने माथा देखा तो मेरा एकदम से मैं ठटक गया कि ये क्या माजरा है। वो नौजवान जिंदा था। मैं फौरी तौर पे उसके करीब गया और जो मेरे पास इल्म था वो मैं जान गया। उसके बाद मैं जल्दी से वापस आया, कुछ नौजवान लड़कों को बुलाया और उनको कहा इस नौजवान को उठाकर मेरे हुजरे में ले चलो। वो उस नौजवान को उठाकर मेरे हुजरे में ले आए, जिसको आप लोगों ने उस वक्त बच्चे थे देखा था, और वो उठा के ले आए थे। और वहीं पे मैंने उसके अंदर हाज़िरी करवाई, क्योंकि वो एक बेहोशी की सी हालत में था और मैं जानता था ये बेहोशी नहीं है,
क्या वजह है। मैंने उन लड़कों से कहा जब उसको अंदर लेके आए कि इसको पकड़ के इस अंदाज में बैठो कि ये गिर जाएगा, अभी बेहोशी वाली हालत में है, लेकिन इसको इस अंदाज में बिठा दो कि आगे पीछे इसको पकड़ के बैठ जाओ कि ये सीधा बैठा रहे, बेशक इसकी आंखें बंद रहें। उस नौजवान की हालत, कपड़ों की हालत ये वो बहुत ख़राब थी, जैसे काफ़ी अरसे से वो नहाया ना हो, खाया पिया ना हो, अजीब सी हालत में हो, कमज़ोर सा लग रहा था। मैं सामने बैठ गया, पानी का एक जग ले लिया, उसके ऊपर मैंने दम कर लिया और उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। और मैं जैसे जैसे पढ़ता गया उस लड़के के अंदर ऐसे ऐसे जिस्म के अंदर हरकत होनी शुरू हो गई, जैसे वो खुद से अब बैठ पा रहा हो। और उसने आंखें जैसे ही खोलीं तो उसकी आंखों को देखते ही मैं समझ गया था ये आंखें इस नौजवान की नहीं है, इसके जिस्म के अंदर किसी और का बसेरा है। और उन लाल सुर्ख आंखों को देखते ही मैं समझ गया। मैंने फ़ौरन उन लड़कों को इशारा किया पीछे हट जाओ। वो पीछे हट गए और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो नौजवान अपने सहारे पे बैठा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थी, वो आंखें झपकाए बगैर अपनी लाल सुर्ख आंखों से गुस्से से मुझे देखे जा रहा था। और मैं पढ़ता रहा कि उसने पहले एक कहका लगाया। वो कहका उस नौजवान का नहीं था, एक लड़की का कहका था। मैं तो पहले से जानता था। उस लड़की ने कहका लगाया और मैं पढ़ता रहा। थोड़ी देर के बाद उसके अंदर से एक आवाज़ आई, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसको वहीं पे फेंक दे जहां से उठवा के लाया है, नहीं तो इसके साथ साथ तेरा भी ऐसा हशर करूंगी कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा कि तेरा किसके साथ पाला पड़ा था। मैं चुप करके, उस्ताद जी बता रहे, मैं चुप करके पढ़ता रहा। उसके बाद वो एकदम से गुस्से में आ गई, वो एकदम से धाड़ी, बस तेरी अब मुंह से एक लफ्ज भी ना निकले, अगर तेरे मुंह से एक भी लफ्ज निकला तो मैं तुझे यहीं जमीन के अंदर गाड़ दूंगी। सिर्फ तेरी गर्दन बाहर होगी, तेरे पूरे वजूद को जमीन के अंदर गाड़ दूंगी और उसके बाद फिर से बाहर निकाल के तुझे गर्दन समेत पहले तेरी गर्दन जमीन में गाड़ूंगी और सिर्फ तेरे पांव बाहर रहने दूंगी। उस्ताद जी कुछ देर को चुप हो गए। मैं उनकी टांगें उसी तरह बैठा दबा रहा था, वो टेक लगा के दीवार के साथ बैठे थे। मैंने कहा उस्ताद जी फिर क्या हुआ? कहते हैं कि मैंने कुछ देर पढ़ा और उसके बाद उस जग में से पानी उठाया और एक ज़ोरदार छींटा जैसे ही उस लड़के पे डाला, शायद वो इसके लिए तैयार नहीं थी या वो अपने आप को कुछ बहुत ताकतवर समझ बैठी थी। जैसे कहते हैं ना इंसान बेऔकाता हो जाता है, वो औकात से बाहर हो जाता है, शायद वो भी अपनी औकात से बाहर हो गई थी। जैसे ही पानी उसके ऊपर पड़ा वो इसके लिए तैयार नहीं थी। वो पानी का छींटा क्या गिरा उसके ऊपर, उसको ऐसी आग लग गई, ऐसी चीखें निकलना शुरू हो गई कि उस वक्त एक लड़की की ऐसी ज़ोरदार चीख निकली जिस पे उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये पानी इतना उसको नुकसान पहुंचाएगा। एक पानी का छींटा मारने के बाद मैं चुप करके बैठ गया और उसकी चीखें कुछ देर निकलती रहीं। और उसके बाद मैंने जैसा ही दोबारा हाथ में पानी लिया तो वो ज़ोर ज़ोर से बोली, रुक जा रुक जा, अब तूने पानी फेंका तो मैं तेरा गला उड़ा दूंगी। और उस लड़के ने अपने हाथ ऐसे आगे कर लिए जैसे वो अभी मेरे ऊपर हमला करने वाला हो। वो जो 4 लड़के लेके आए थे उनको मैं पहले ही समझा चुका था कि कुछ भी नहीं होगा, उनका मैं दायरा कड़ा कर चुका था, इसलिए वो हिफाजत में थे, हिसार में थे, उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं थी। जानते थे जब उस्ताद कामिल हो शागिर्द नहीं डरते। और इस अंदाज में उसने अपने हाथ आगे किए कि वो वाकई मुझ पे वो लड़का हमला करने वाला था। हमला वो लड़का बज़ाहिर कर रहा था लेकिन उसके अंदर मौजूद वो लड़की हमला कर रही थी। वो जैसे ही हमला करने के लिए इतनी तेज़ी से आगे आई है जिसके लिए मैं पहले से तैयार था। मैंने अपने हाथ में पानी ही ऐसे चुल्लू भर, जिस तरह कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी ही भरा था कि वो एकदम धमकी दे के हमला करने के लिए एकदम आगे आई है, मेरे करीब आई है। और मैंने हल्का सा यूं पानी किया, पानी उसके ऊपर गिर गया। और उसके बाद 2 चीखें गूंजना शुरू हो गई, एक लड़की की और एक लड़के की चीखें थी। वो इतनी दर्दनाक चीखें थी जो आप लोगों ने सुनी थी, वो उस वक्त की चीखें थी। उससे पहले जो चीखों पुकार थी वो मध्यम थी। जब वो दूसरी दफ़ा मैंने पानी इस तरह, वो करीब उसने मेरे ऊपर झपट्टा मारा था और मैंने पानी उसके ऊपर फेंका था, तो वो एक चीखों पुकार ऐसी थी कि आप बच्चे होने के बावजूद ऊपर भी थे, दूर दूर तक लोगों को उनकी चीखों पुकार सुनाई दी थी, लड़के की और लड़की की चीखों पुकार। और उसके बाद मैंने कहा अब अपनी जगह से हिलना मत,
अब अगर तू यहाँ से हिली तो सोच ले मैं इसके बाद तेरा क्या करूँगा, क्योंकि मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, ख़त्म नहीं किया। अभी मैं और बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ और तुझे अंदाज़ा हो जाना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ। अब उसको सांस चढ़ा हुआ था और वो लड़का ऐसे ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था और उसका पूरा वजूद कांप रहा था। मैंने उसे कहा, अब मुझे बता कौन है तू और तूने इस लड़के को क्यों जकड़ रखा है, तूने इसके वजूद पे क्यों कब्जा कर रखा है। मुझे इस लड़के से सुनना है, तुझसे नहीं। वो बोली, नहीं ये मेरा है, मैं इसके वजूद से अब अलग नहीं हो सकती। इसी ने ही मुझे हासिल करने की कोशिश की थी, मैं खुद तो नहीं आई। अब मैं इसको नहीं छोड़ सकती, ये मुझे छोड़ना चाह रहा है, मैं तो इसको नहीं छोड़ सकती, इसी ने ही बुलाया था, मैं कैसे जाऊं। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं तुम यहीं पे ही मौजूद रहो, लेकिन कुछ देर के लिए इसी के वजूद को आज़ाद कर दो। मैं उठ के इस कमरे के अंदर दायरा कड़ा लगा देता हूँ, इस दायरा कमरे के अंदर हिसार खींच देता हूँ, तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकोगी। वो हिसार तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा, तुम कोशिश भी करोगी तो आजमा के देख लेना, लेकिन मुझे इसी लड़के से सुनना है, क्योंकि तुम जिस कबीले से हो तुम्हें देख के ही मुझे अंदाज़ा हो गया था, इसने आंखें खोली थी तो मैं समझ गया था, तुम्हारे लहजे से मैं पहचान गया था, तुम इतनी बेऔकाती हो रही हो मुझे उससे समझ गया था, तुम कहीं भी गलत बयानी करो, मुझे इसी से सुनना है, इसको छोड़ो। वो बोली, अगर मैं इसके वजूद को ना छोड़ूं तो मैंने कहा मेरे पास हल है, ठीक है ना छोड़ो। मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया तो एकदम से चीखी, ठीक है रुक जाओ, मैं इसके वजूद को छोड़ने को तैयार हूं। उस्ताद जी कहते हैं, मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और मैंने उस पानी को उस दीवारों पे चारों तरफ छिड़कना शुरू कर दिया, ज़मीन पे भी डाला, छत पे भी डाला, चारों तरफ डाल दिया। पूरे उस हुजरे को मैंने दायरा कड़ा हिसार कर दिया कि अब ये बाहर ना निकल सके, और आके अपनी कुर्सी पे बैठ गया। वो जो लड़के उसको उठा के लाए थे उस कमरे में मौजूद थे, मैंने उनको इशारा किया वो दरवाजे के करीब चले जाएं, लेकिन दरवाज़ा छोड़ दें। यानी दो लड़के दरवाजे के लेफ्ट साइड पे, दो दरवाजे के राइट साइड पे खड़े हों, अगर ये भागे भी सही तो तुमसे ना टकराए, दरवाज़ा भी तोड़ने की कोशिश करे तो तुम ऑलरेडी साइडों पे हो। वो साइडों पे खड़े थे, मैंने उनको इशारा किया अब बैठ जाओ। वो दोनों लड़के दो दरवाजे के लेफ्ट साइड पे बैठ गए, दो राइट साइड पे बैठ गए। मैंने कहा चल इसके वजूद को अब छोड़ दे। उसने कहा ठीक है, मैं इसके वजूद को छोड़ने लगी हूँ। जैसे ही उसने उसके वजूद को छोड़ने की कोशिश की तो उसकी हालत ऐसे होते गई कि वो हाथ ऐसे पीछे की तरफ करता गया और एक हाथ आगे की तरफ करता गया और उसका जिस्म इंतहाई टेढ़ा मेढ़ा होता गया। इतना टेढ़ा मेढ़ा कि मैं भी खौफजदा हो गया कि ये निकल तो रही है बाहर, लेकिन उसको तकलीफ दे के बाहर निकल रही है। वो आसानी से भी बाहर आ सकती थी, लेकिन अभी भी उस लड़के के वजूद को शदीद तकलीफ देते हुए निकल रही थी। शायद जान गई थी कि दोबारा वजूद में घुस ही ना सकूं, तो इस वक्त निकलते हुए भी उसको तकलीफ दूं। और जिस तरह उसका मुंह टेढ़ा हो गया, उसकी आंखें अजीब सी हो गई, उसके हाथ टेढ़े हो गए और वो जोर लगा रहा और कभी उल्टा इस तरफ हो रहा और कभी यूं हो रहा, और जिस तरह तकलीफ में मैं समझ गया। मैंने कहा जल्दी बाहर निकल इसके वजूद से, और फिर भी ऐसे जोर लगते लगते लड़का गिर सा गया। और जैसे ही वो लड़का गिरा नीचे ज़मीन पे, मैं समझ गया उसका वजूद हल्का हो गया, उसके वजूद से बाहर निकल गई है। और उसी लम्हे उसने अपने आप को जाहिर नहीं किया, वो कमरे में मौजूद थी, लेकिन वो किसी को भी नज़र नहीं आ रही थी, यहां तक कि वो मुझे भी नज़र नहीं आ रही थी। वो ताकतवर तो थी और उसने अपने इल्म से, जादू से अपने आप को गायब कर लिया था। मैं चाहता उसको देख सकता था, लेकिन अभी मैं देखना नहीं चाहता था। ये जानता था जो मैंने दायरा कड़ा लगा दिया है बाहर वो भी नहीं जा सकती। चालाक है, मक्कार है, कोशिश करेगी, मारी जाएगी। तो अब उसने फुर्ती ये दिखाई थी कि अपने आप को गायब कर लिया था। तो मैंने उसी वक्त आंखें बंद की और आंखें बंद करके कहा, ये मत समझना कि तुम गायब हो, तुम नज़रों से ओझल हो, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, तुम इसी कमरे में मौजूद हो, बाहर तो तुम भी नहीं जा सकती। रुको, मुझे इस लड़के से सुनने दो, फिर देखते हैं इसका क्या फैसला करना है। और उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। उसी लम्हे मेरे कानों में एक कहका सुनाई दिया और उसने जान के एक हरकत की। वो कहका मेरी लेफ्ट साइड पे भी सुनाई दे रहा था, राइट साइड से भी सुना दिया था, पीछे वाली साइड से।
यानी मुझे चक्कर दे रही थी। लेफ्ट से भी कहका सुनाई दिया, राइट से भी कहका सुनाई दिया कि मुझे पता ना लग सके वो किस तरफ है, लेफ्ट या राइट की तरफ। तो जान के ऐसा कहका आया जो मुझ समेत उन 4 लड़कों ने भी सुना कि पीछे दोनों तरफ से कहका आया, जैसे एक नहीं 2 हों पीछे। मैंने पढ़ना शुरू किया और मैंने देखा वो जो नीचे बेहोश सा पड़ा हुआ है उसका जिस्म झटके लेना शुरू हो गया है और वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था।